नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी लर्नर्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज के सेशन में फिजिक्स का पार्ट 3 और हमारा डिस्कशन का विषय है मोशन। मोशन पर यह हमारा तीसरा सेशन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नजदीक दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर देख लीजिए। 5 सवाल रोज की तरह हमारे साथ होंगे और इनकी थ्योरेटिकल डिस्कशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज मुख्य रूप से हम जो थ्योरी में आपको समझाएंगे वह होगा संवेग। संवेग यानी मोमेंटम। उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके लिए है। विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। मे द फेस्टिवल ब्रिंग यू जॉय, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक। बच्चों, संवेग क्या है, यानी वेग का डिस्कशन हम कर चुके हैं। यदि वेग के साथ द्रव्यमान शामिल हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि वेग के साथ द्रव्यमान शामिल हो जाए, मास शामिल हो जाए, तो उसको हम संवेग कहते हैं। हिंदी की भाषा में, हिंदी में यदि इसको लिखते हैं तो संवेग लिखते हैं। सम का अर्थ है यहां पर द्रव्यमान से, मास यानी द्रव्यमान से लगाते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल। जैसे ये कार है और ये कार एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तो यदि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर दिया जाए तो इसका जो भी फैसला होगा, जो भी परिणाम आएगा, वो संवेग कहलाएगा। चलिए, पीएससी में अक्सर ये सवाल, मोमेंटम क्या है, ये सवाल पूछता है। तो संवेग की परिभाषा सीधे सीधे आप बताइएगा, मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी बीइंग जीरो। ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है, उस समय उसका मोमेंटम क्या होगा। आपका जवाब होना चाहिए, यदि वस्तु स्थिर है या कार खड़ी है तो उसका जो मोमेंटम होगा यानी संवेग होगा वो शून्य होगा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पर सवाल हम पूछेंगे। और जब मोमेंटम ऑब्जेक्ट का जीरो होगा, उस समय वेग भी शून्य होगा, क्योंकि वस्तु स्थिर है। मोमेंटम बढ़ाओगे, यदि मोमेंटम ऊपर गया, ये तीर का निशान देखिए, मोमेंटम ऊपर गया, मास भी ऊपर जाएगा और वेग भी ऊपर जाएगा, यानी दोनों बढ़ेंगे। तो मोमेंटम कुल मिलाकर के यानी संवेग, मास और वेग का गुणनफल। दूसरी बात, मोमेंटम स्टेशनरी वस्तुओं का शून्य होता है, इसलिए उसका परिणाम यह निकलता है कि उसका वेग भी शून्य होता है। चलिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जिस पर सवाल जेल प्रहरी में, नीट में, पीएनएसटी में पूछे गए, कैसे किसी वस्तु का या किसी कार का संवेग सुरक्षित होता है। हमने लिखा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके लिए एक नियम है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक पर लिखा हुआ है। अंग्रेजी वाले बच्चे तो इसको पढ़ लें, हिंदी में हम इसको समझाते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सतह पर रखा हुआ है,
अब यदि इस ऑब्जेक्ट पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते, ध्यान से सुनिएगा, कोई बाह्य बल नहीं लगाते, नहीं लगाया, अब वो बाह्य बल गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, वो बाह्य बल घर्षण भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप धक्का मार रहे हैं तो वही पर बाह्य बल होगा। बाह्य बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण हो सकता है और दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल भी हो सकता है। द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यदि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी यहां पर कोई घर्षण बल नहीं लगा, कोई घर्षण बल नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो नियम ये कहता है कि यदि ये दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो इसके टकराने के बाद का वेग यानी संवेग और टकराने के पहले का संवेग दोनों समान होते हैं, समान होते हैं। बस यही इसमें लिखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट मे बी ग्रेविटी और फ्रिक्शन, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ध्यान से देखिए, एक सवाल हमने इसके लिए बनाया और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे हम सवाल आपसे पूछेंगे। एक हमारे पास कार नीले कलर की है, देख रहे हैं, एक पीले कलर की है। जो नीले कलर वाली है वो 500 किलोग्राम की है और उसका वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड पर है। समझ गया? तो इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा? 500 गुणे 5 हुआ संवेग। देखिएगा, इसी तरह की गणित आपको लगानी पड़ेगी। एक दूसरी हमारे पास कार है, उसका वजन जो है 400 किलोग्राम है और वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। देखा? अब ये दोनों कार एक दूसरे से सड़क की स्पीड पर चल रही। अब मान लीजिए ये दोनों कारें पहले तो ये ट्रक, इसको ट्रक कह लीजिए, इसको कार कह लीजिए, तो कैलकुलेशन करने में आपको सहूलियत रहेगी। हमें यह बताना है कि ये टकराने से पूर्व जो इनका संवेग होगा वही टकराने के बाद होगा। अब इसका संवेग कितना है? 500 गुणे 5 बराबर 2500 केजी मीटर पर सेकंड। कार का कितना है? 800 केजी मीटर पर सेकंड। टोटल बन रहा है 3300 केजी पर मिनट टोटल। अब हमको यह बताना है कि ये दोनों कारें आपस में टकरा गई, कोलिजन हो गया, भिड़ गई, तो इनका जो संवेग निकले वो 3300 केजी हो। तो देख लीजिए, 500 1500 और 400 गुणे 4.1800 और इनको निकालोगे तो टोटल में 3300 केजी ही आएगा। निकाल लेना, हमें टोटल कोलिजन इसका निकाल लेना है। तो ये यहां पर देखिए 500 किलोग्राम कोलिजन के पहले की स्थिति देखिए, इसकी स्पीड 5 मीटर थी, इसकी 2 मीटर थी। जब कोलिजन हो गया, भिड़ गए, तो इसकी स्पीड देखिए 3 हो गई और इसके धक्के के कारण इसकी स्पीड 4.5। लेकिन स्पीड इसकी बढ़ी, इसकी घटी, लेकिन जो मोमेंटम था वो संवेग कुल मिलाकर के वही रहा, कुल मिलाकर वही रहा। रहा कि नहीं बताओ? तो ये पन्ना आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसी से जुड़े हुए सवाल हम पूछेंगे। जब ट्रक चल रहा था, कार अलग थी, तो दोनों की स्पीड देखिए 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, दोनों भिड़ गए।
तो ट्रक की स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकंड हो गई और कार की 4.5 मीटर। उसके धक्के के कारण उसकी धीमी हुई और कार ज्यादा स्पीड से चली गई, लेकिन टोटल मोमेंटम जो निकला, पी टोटल निकला, वो 3300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड निकला। तो टोटल मोमेंटम तो समान रहा। अलग बात है कि दोनों के स्पीड में, कोलिजन में स्पीड दोनों की चेंज हो गई। हमेशा याद रखिएगा, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। इस तरह के सवाल आज हम पूछेंगे आपसे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, मोमेंटम बदलता कैसे है? बिनो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यही तो कहलाता है संवेग। ये देखिए, मास इनटू चेंज इन, तो न्यू वेलोसिटी जो आ रही है ओल्ड वेलोसिटी में माइनस करते चलिएगा, और ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी पर हम सवाल पूछेंगे कि यम उसका द्रव्यमान लिखिएगा, न्यू वेलोसिटी जो होगी उसको भी से दिखाइएगा, पुरानी वेलोसिटी जो होगी उसको यू से दिखाइएगा, फार्मूले पर रखिएगा, उत्तर निकालिएगा। तो बच्चों, चलते हैं उन प्रमुख सवालों की ओर जिसका हम डिस्कशन थ्योरेटिकल भी करेंगे, आपको समझाएंगे। तो पहला सवाल आज के सेशन का आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यानी यम, देखिए मैथमेटिकल सवालों को कैसे आप मजे से उत्तर निकाल लेते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका आसान दिखता है। आप मैथमेटिक्स से डरिए नहीं, उसको करने की कोशिश कीजिए। यम द्रव्यमान या द्रव्यमान 5 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के एक पिंड की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 0.20 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तन होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जेल प्रहरी में, पुलिस कांस्टेबल में, नीट में, पीएससी में ये इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल बता करके और बाकी सवालों को आपके ऊपर हम छोड़ देंगे। यम द्रव्यमान 5 किलोग्राम का एक पिंड है जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड से 0.20 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तन होता है। तो संवेग यानी मोमेंटम क्या होगा? ए ऑप्शन दे रहे, क्या है? 99 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, से बढ़ता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 99 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से घटता है? सोच विचार करके मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर लीजिए, तब जवाब कीजिएगा। और सी ऑप्शन दे रहे हैं 101 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 101 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से घटता है। करिए कैलकुलेशन, हम आपको समय दे रहे हैं, आप रफ लेकर के हमारे साथ बैठिए और सवाल को कीजिए। बच्चों, यह परीक्षा जेल प्रहरी की परीक्षा में 5 दिसंबर 2015 को यह सवाल पूछा गया।
इसके पहले नीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यह सवाल पूछा गया कि हम 5 किलोग्राम के एक पिंड की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 0.20 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द मोमेंट? इट शुड बी इंक्रीज 99 किलोमीटर पर सेकंड, it should be decreased 99 kilogram meter per second, it should be increased 101 kilogram meter per second, it should be decreased 101 kilogram meter per second। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं बनता तो इसका डिस्कशन मैथमेटिक्स का पूरा कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ यह सवाल वन रक्षक की परीक्षा में, जेल प्रहरी की परीक्षा में, पीएनएसटी में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा यानी फ्रिक्शन, किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? यह भी एनसीईआरटी की आपकी बुक पर है। आप बढ़िया से बाल को शैम्पू करके बाहर निकलिए, बाल सूख जाए, कंघी उठाइए, एक कंघी कीजिए, 2 कंघी कीजिए, तीसरी करेंगे तो बाल जो है कंघी के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, या कंघी बाल के पास ले जाइए तो बाल कंघी की तरफ खींचते हैं। यही उसमें एक इंडक्शन होता है, एक प्रेरण होता है, आवेश का आना जाना। वहीं से ये जुड़ा सवाल कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? नहीं, ध्यान रखिएगा, तब जवाब कीजिएगा। प्लास्टिक का पैमाना। मान लीजिए पटरी है, आपके स्केल है जो प्लास्टिक की बनी हुई है, क्या वो? बी ऑप्शन दे रहे हैं। कापर की राड हो, तांबे की छड़ हो। सी ऑप्शन दे रहे हैं फूला हुआ गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ऊनी वस्त्र। फूला हुआ गुब्बारा मकर संक्रांति है, वो देख लीजिए, टेस्ट कीजिए। ऊनी वस्त्र आप पहने होंगे, ये ठंडी आपको लग रही होगी, टेस्ट कीजिए। हमने जो सवाल पूछा है कि किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना होगा, तांबे की छड़ होगी, फूला हुआ गुब्बारा होगा, ऊनी वस्त्र होगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो इसका कंप्लीट डिस्कशन हम थ्योरेटिकल डिस्कशन नंबर 2 में करेंगे। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। यह सवाल न्यूटन के नियमों पर आधारित है। जरा इसको भरने की कोशिश कीजिए। क्रिया व प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया, डैश डैश डैश, परिमाण रखते हैं। किंतु डैश 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 दिशा रखते हैं। ऑप्शन देखिएगा, समान, फिर समान, मतलब यहां भी समान बनना है किंतु समान दिशा रखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल,
बी ऑप्शन समान अब विपरीत, सी ऑप्शन विपरीत और समान, और डी ऑप्शन विपरीत और विपरीत। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या परिणाम रखते हैं, दोनों ऑप्शन को भर दीजिए। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यदि आपको आता होगा तो सही है, कमेंट सेक्शन में कीजिए जवाब, और यदि नहीं आता है तो इसका पूरा डिस्कशन लिख करके हम आज आपको बताएंगे। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, नीट में पूछा गया सवाल, यूनिवर्सिटी में भी आया है, जेल प्रहरी में भी इसी तरह का सेम, वन रक्षक की परीक्षा में भी करीब करीब यही सवाल पूछा गया। एक चित्र बनाते हैं, पहले लिखते हैं दिया गया बेग, बेग का मतलब वेलोसिटी, समय यानी टाइम का ग्राफ, आरेख दर्शाता है कि पिंड यानी ऑब्जेक्ट क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। इस पर कल हम लोगों ने खूब डिस्कशन किया है, या इसके पहले वाले सेशन में। इस लाइन पर हम बेग को दिखा रहे हैं, इस लाइन पर जो पड़ी है, इस लाइन पर हम समय को दिखा रहे हैं। हमारे जो पिंड की बात कर रहे हैं, हमें पिंड के बारे में आपको बताना है। ध्यान से आरेख को देखिएगा। ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट। उत्तर देखिए, क्या यह स्टेबल या नियत एक्सीलरेशन है, नियत त्वरण को बता रहा, अनइक्वल मंदन है, या कह लीजिए असमान, असमान मंदन है, क्या यह एक समान है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग ओ ए और नियत मंदन से गतिशील है। एमपीएसआई का भी ये सवाल है 2015 में। सही जवाब कीजिए और सही जवाब का कारण भी तलाशने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका डिस्कशन भी हम करेंगे चौथे सवाल का। और सेशन का अंतिम सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। वह नियम जो बल को परिभाषित करता है,
आपने न्यूटन्स के जितने भी नियम है उसको बेहतर ढंग से पढ़ा होगा। क्या वह न्यूटन का तीसरा नियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह न्यूटन का प्रथम नियम है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह न्यूटन का दूसरा नियम है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? पांचवें सवाल में हमने पूछा वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, which laws define the force, that is third law of Newton, that is the first law of Newton, that is the second law of Newton, या none of these? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनता या नहीं कर पाते तो इसका डिस्कशन हम करेंगे। चलते हैं सीधा सीधा पहले सवाल पर। ये जरूर लेखा जोखा हर दिन आप हमें बताइए कि कितने सवाल आप कर पा रहे हैं। जब हमें संतोष हो जाएगा कि इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल आप लोग करने लगे, तब हम मोशन को छोड़ करके अगले चैप्टर पर चले। तो पहला सवाल हमने पूछा कि हम द्रव्यमान के एक पिंड की चाल 20 मीटर पर सेकंड से 0.2 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तन होता है, तो मोमेंटम क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 99 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से घटता है। कैसे घटता है जरा इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। संवेग यानी मोमेंटम बराबर होता है द्रव्यमान, ये उधर हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर, इसी को हम P बराबर m इंटू वी भी कह सकते हैं। शुरुआत में पिंड का संवेग बिल्कुल शुरू में पिंड का संवेग P1 बराबर mv1 कर लें, mv1 क्योंकि द्रव्यमान समान रहेगा, यानी 5 गुणे 20 कर लें, तो P1 हमारा निकल आएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अंत में, ये तो शुरुआत का स्टेप हो गया, फिर अंत का निकाल लेते हैं। अंत में पिंड का संवेग बराबर होगा P2 या इसको P1 कर रहे हैं, इसको PF कह लें, P फाइनल कर लें। PF बराबर होगा mVF बराबर 5 गुणे 0.2 शून्य, तो ये बराबर होगा PF बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चूंकि ध्यान से देखिएगा, P फाइनल या मोमेंटम फाइनल वाला इज लेस देन P1 के, है ना लेस देन, अतः टोटल मोमेंटम की बात करें तो P बराबर होगा P1 माइनस PF बराबर होगा 100 माइनस 1, तो P बराबर होगा 99 मीटर पर सेकंड।
से घटता है। बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला हमने लगाया, उधर से उठाया, प्रारंभिक वेग दिखाया। इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सीधे सिर्फ कैलकुलेट करके उत्तर नहीं निकालना होता है। इन सवालों को प्रैक्टिस करके निकालने की कोशिश कीजिए। इस तरह के कई सवाल आपकी किताब पर दिए हुए हैं, उन किताबों से भी कर लीजिए। बच्चों, दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब होगा तांबे की छड़। इसको हम थोड़ा विस्तार से थ्योरी आपको समझाना चाहते हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं, पॉलीथीन से रगड़ते हैं, तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, मतलब ले लेती है, अर्जित कर लेती है। एक पॉइंट, प्लास्टिक की डंडी है, उसको पॉलीथीन से आप ऐसे ऐसे करके रगड़ दीजिए। इस तरह की डंडी हो और पॉलीथीन हो, उसको रगड़ दीजिए तो कुछ इसमें आवेश आ जाता है। एक बात। दूसरी बात, वहीं से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। ठीक। तीसरे पॉइंट में यह बता रहे हैं कि यदि कंघी में आवेश आ गया, ऐसे प्लास्टिक के रिफिल में आवेश आ गया, तो इनको कहते क्या है? इन वस्तुओं को आवेशित, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। आवेशित वस्तुएं कहते हैं। चौथा एक पॉइंट एमपीएसआई ने भी इसको भी पूछा है, वो भी लिखे देते हैं उत्तर यहीं पर कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश धनावेश होता है। याद कर लीजिएगा। कांच की छड़ हो और उसको रेशम के कपड़े पर रगड़िए, तो जो कांच की छड़ पर आवेश आ रहा है वो हमेशा याद रखिएगा धनावेश होता है। ये कई परीक्षाओं में ये पूछा गया। इसका दूसरे का सही जवाब तांबे की छड़, ये आवेशित नहीं होगी। चलिए, क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण रखते हैं किंतु दिशा नहीं रखते, ये सवाल हमने पूछा। इसका सही जवाब होगा क्रिया व प्रतिक्रिया समान परिमाण रखते हैं। परिमाण का मतलब है वजन, ताकत। तो समान तो रखेंगे किंतु उनके भिड़ने की दिशा विपरीत, एक इधर से एक इधर से, दिशा विपरीत होगी। यानी इसका सही जवाब होगा बी।
लिखिएगा कि न्यूटन के तृतीय नियम, बार बार इसको लिखिए ताकि आपको याद रहे, अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर मतलब समान, प्रत्येक क्रिया के बराबर समान, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। एक पहला पॉइंट हो गया जो इसके नियम को की व्याख्या करता है। इसका डिस्कशन कैसे करें, या डेरिवेशन यदि इसका करते हैं, यदि F1 क्रिया बल, यदि F1 क्रिया बल तथा F2 प्रतिक्रिया बल हो तो F1 क्रिया बल हो मतलब लगाया गया, और F2 जो है उसके परिणाम स्वरूप पैदा हो रहा है, तो इस नियम के अनुसार F1 बराबर F2। तीसरी बात जो नीट ने पूछा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, यह नियम बतलाता है, यह नियम बतलाता है कि बल सदैव जोड़े में होते हैं। मतलब एक बल नहीं होगा, एक बल लगेगा तो उसका दूसरा भाई दूसरे साइड से तैयार रहेगा। ये जरूर पढ़े रहिए, ये हमेशा जोड़े के रूप में होता है। नीट में पूछा है। चौथा एक पॉइंट एमपी जेल प्रहरी में पूछा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। उदाहरण आप इस बात को नहीं मान रहे होंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो उदाहरण लिख देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा साहब अलग अलग कैसे। उदाहरण देखिए, उदाहरण राइफल से गोली दागते समय राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। मान लिया कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेंगे। कहां बंदूक, कहां गोली, वो तो अलग केस। गोली आगे जा रही है और धक्का किसको लग रहा है? मनुष्य को लग रहा है। तो क्रिया और कहीं हो रही है, प्रतिक्रिया मनुष्य को हो रही है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। इसको विस्तार से समझ लीजिएगा।
या इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। चौथे सवाल में सही जवाब होगा इसका प्रारंभिक वेग ओ ए, मतलब ये इधर ओ ए और नियत मंदन से गतिशील है। देखिए, यदि ये स्पीड से होता तो इधर जाता, ये मंदन नीचे की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब ये फिक्स लाइन सीधी है, नियत मंदन से या निश्चित रूप से नियत स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है, नियत मंदन से नीचे जा रहा है, यानी इसका सही जवाब होगा डी। और इसको लिख भी देते हैं कि दिया गया वेग समय आरेख दर्शाता है कि पिंड प्रारंभिक वेग ओए और नियत मंदन से गतिशील है। ये आरेख यही बता रहा है कि एक निश्चित स्पीड से, निश्चित धीमी हुई गति, क्योंकि वेग ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो नियत मंदन से गतिशील है, रुका हुआ नहीं है। तो ये था हमारा ये डिस्कशन। 5वां सवाल, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, आज के सेशन का अंतिम सवाल है। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए ताकि न्यूटन के सारे नियम आपके समझ में आ जाए। इसका सही जवाब होगा जो बल को परिभाषित करता है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। सारे नियमों की व्याख्या यहीं पर कर देते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या बताता है? जो वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगी, जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी, जब तक बाह्य बल ना लगे। एक बात। दूसरी बात, न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है। तीसरा पॉइंट, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में, फिर आया संवेग परिवर्तन की दर, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और
यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। दूसरा भी पढ़े रहिएगा। चौथा पॉइंट लिखे देते हैं। तीसरा नियम, सारे नियम एक साथ पढ़ लीजिए। तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तीसरे नियम पर विस्तार से इसके पहले वाले सवाल पर हम खूब बोल चुके हैं, खूब लिखा चुके हैं। तो अब हमारा अंदाजा यह है कि आप न्यूटन के सारे नियमों को याद कर लिया होगा, सारा डिस्कशन समझ में आ गया होगा, और इससे जुड़े हुए सवालों को जो आपकी किताब पर होंगे या कहीं आपके अन्य किताब पर होंगे या प्रश्न पत्र की किताब पर होंगे, उसको आप कर लेंगे। तो इस तरह से 5 सवाल हो गए। अभी मोशन पर अगला सेशन भी आएगा, इसलिए मोशन के चैप्टर को फिर आपको एक बार आगाह कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल नए सवालों के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।